France abolishes monarchy and becomes a republic। यानी कि किस तरह से फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन हुआ है। अबोलिशन यानी क्या है? अबोलिशन यानी क्या? उन्मूलन होना, डेड भी कह सकते हैं। मतलब जिस तरह से फ्रांस में मोनार्क का मतलब वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क स्थापित हुई थी, इससे पहले हमने देखा। लेकिन तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क के भी अभी नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि उसका भी उन्मूलन किया गया है, उसको भी डिस्ट्रॉय करके वहां पर अब क्या आया है? रिपब्लिक आया। इस तरह से फ्रांस में किस तरह से पॉलिटिकल चेंजेस होते जा रहे हैं, ये हमें देखने को मिलता है। कोई बता सकता है कि फ्रेंच के रिवॉल्यूशन कब हुई है? वेरी गुड। जिस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन 14 जुलाई 1789 को हुआ है, लेकिन फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कब बना है? 4 अगस्त। वेरी गुड। किस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई है, उसी के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया है 4 अगस्त 1791 को, और उसके बाद मोनार्की का अबोलिशन होकर वहां पर रिपब्लिक आया है। वो आया है कब आया है? तो बता सकता है? 21 सितंबर। वो कब आया है इसकी इंफॉर्मेशन हम लेने वाले हैं। लेकिन टाइटल समझने में आया, फ्रेंच अबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक, यानी कि फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई है। लेकिन इससे पहले के टॉपिक में लास्ट पॉइंट में हमने देखा है कि जब 4 अगस्त 1791 को नेशनल असेंबली को राजा ने क्या किया था? एक्सेप्ट किया था, और एक्सेप्ट करते ही उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पर सिग्नेचर की थी। यानी कि राजा की ओर से अगर हम देखते हैं तो उन्होंने तय किया था, उन्होंने डिसाइड किया था कि हमें नेशनल असेंबली मंजूर है, और नेशनल असेंबली से हमारे पावर पर यानी कि अधिकारों पर जो भी कुछ कंट्रोल आता है वो भी हमें मंजूर है। उन्होंने सार्वजनिक यानी कि पब्लिक के तौर पर उन्होंने क्या किया है? एक्सेप्ट किया था। लेकिन एक तरह कॉन्स्टिट्यूशन पर उन्होंने दस्तखत तो किए थे, लेकिन मन में उसमें कुछ अलग चल रहा था। और इसी तरह से देखो उनके मन में कुछ और था, उसके दिल में क्या था वो यहाँ हमें देखना है। देखो टेंस सिचुएशन, यानी कि उन्होंने मतलब 16 लुईस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशनल पर सिग्नेचर किया, दस्तखत की थी, लेकिन उनके मन में कुछ और था। क्या और था? जिस तरह की यह तनावपूर्ण टेंस सिचुएशन, यानी कि उन्होंने संविधान पर दस्तखत करने के बाद भी फ्रांस में कुछ टेंस सिचुएशन हमें दिखाई देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? तनावपूर्ण स्थिति कहते हैं। और इस तरह से 16 लुईस 16 had the constitution, मतलब संविधान पर 16 लुई ने सिग्नेचर की थी, लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा था। क्या चल रहा था? निगोशिएशन मतलब क्या? वेरी गुड, गुप्त बातचीत। हाँ, गुप्त वार्ता जिसे हम कहते हैं, गुप्त बातचीत, सीक्रेट भी कह सकते हैं। मतलब एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल पर सिग्नेचर किए हैं और राष्ट्र को कहते हैं कि हमें नेशनल असेंबली मान्य है, और दूसरी तरफ जो गुपचुप जो उसके नेबर्स कंट्रीज के जिस तरह के यहाँ पर वो राजा था, उसी तरह से उनके नेबर के जो राजा है उन राजाओं के साथ उनका निगोशिएट चल रहा था, जिसे हम गुप्त वार्ता कहते हैं। फॉर एग्जांपल कौन से राजाओं के साथ उनकी गुप्त वार्ता चल रही थी? प्रशिया के किंग के साथ, बराबर। और ये दोनों ने भी एक तरह इस तरह की सिचुएशन थी,
फ्रांस में जो राजाओं के खिलाफ थी और इसीलिए इसी सिचुएशन पर कमांड प्राप्त करने के लिए वो नेबर के राजाओं की हेल्प लेना चाहता था। ये पहली बात अगर लुई 16 की या फ्रांस की अगर हम बात करते हैं। लेकिन प्रशिया और जो ऑस्ट्रिया जो कंट्रीज है उनके राजाओं फ्रांस के खिलाफ कुछ उनकी सोच रहती थी। क्यों उनकी सोच चल रही थी यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि फ्रांस के इस दौरान बहुत ही अच्छी इकोनॉमिकली कंडीशन पुअर थी, लेकिन प्रशिया राष्ट्र के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो इनकी बराबरी में फ्रेंच की डेवलपमेंट कैसे हुई थी, ज्यादा हुई थी, जो प्रशिया और ऑस्ट्रिया के लोगों को यह अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसी चीजें मतलब देखो ये लुई 16 की सोच अलग और प्रशिया के राजा की सोच अलग, और इसीलिए इसी के बीच इस तरह की जो जिसे हम समर ऑफ चॅनलला लाईक सबस्क्राईब आणि शेअर करा। जिसे हम क्या कहते हैं समर ऑफ 1789, हाँ 1789 की मतलब ये जो तनावपूर्ण स्थिति है, इस तनावपूर्ण स्थिति राजाओं के खिलाफ है, यानी कि राजाओं की तरफ ये स्थिति होना चाहिए, या इस तनावपूर्ण स्थिति पर कंट्रोल प्रस्तावित करने के लिए प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने क्या किया, लुई 16 को हेल्प करने के लिए उन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया है। इस तरह से हमें प्रशिया और ऑस्ट्रिया के बारे में इंफॉर्मेशन मिलते हैं 16 लुई के साथ अगर हम देखते हैं तो। लेकिन जिस तरह से प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने डिसाइड किया कि अपने सैनिकों के साथ 16 लुई को मदद करने के लिए फ्रेंच पर क्या करना है, अटैक करना है। मतलब प्रशिया और ऑस्ट्रिया जो उनके ट्रूप्स सैनिक है वो भेजने वाले थे, लेकिन ये जो सीक्रेट बातचीत उनकी चल रही थी, इसकी इंफॉर्मेशन किसको मिली, नेशनल असेंबली को ये पता चल गया कि इस तरह से इन्होंने संविधान को मान्यता दी है, फिर भी अदर कंट्री से ये कुछ निगोशिएट कर रहा है, और शायद इसी निगोशिएट के बाद ये प्रशिया और ऑस्ट्रिया फ्रांस पर अटैक करने वाले हैं। लेकिन क्या हुआ, बिफोर दिस कुड हैपन, मतलब प्रशिया और ऑस्ट्रिया फ्रांस पर अटैक करने से पहले ही क्या किया, डिक्लेयर वार। नेशनल असेंबली ने उन दोनों के अगेंस्ट वार डिक्लेयर कर दिया कि हाँ युद्ध के लिए तैयार है, और इस तरह से जो प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ नेशनल असेंबली ने वार डिक्लेयर कर दिया। तो ऐसे ही ये नेशनल असेंबली के एक थी क्या, कोई अकेला आदमी या अकेला वर्ग का वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं करता था, वो सब फ्रांस का रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को मानते थे। लास्ट टाइम में हमने देखा था कि वो अपने आप को क्या समझते थे, स्पोकमैन समझते थे। हाँ वेरी गुड, स्पोकमैन समझते थे, मतलब फ्रांस के प्रवक्ता वो समझते थे, और इसीलिए उन्होंने नेशनल असेंबली जो पूरे फ्रेंच के इलेक्टेड लोगों में से उनके जो मेंबर्स थे वो हमें मालूम है, इसे सब नेशनल असेंबली ने अब तय किया है कि अब हमें युद्ध करना पड़ेगा। तो नेशनल असेंबली पूरे फ्रांस का प्रतिनिधित्व कर रही है, तो फिर अगर नेशनल असेंबली ने फ्रांस और ऑस्ट्रिया के खिलाफ अगर युद्ध का ऐलान किया है तो उनमें शामिल कौन हो जाएगा फ्रांस की तरफ से, मतलब 1000 ऑफ वॉलंटियर्स, यानी क्या, जिसे हम सब फ्रांस के नागरिक कह सकते हैं, जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट को छोड़कर। और इस तरह से 1000 ऑफ वॉलंटियर्स, हजारों की तादाद में जो जिसे हम स्वयं सेवी है, वो स्वयं सेवी ने नेशनल असेंबली को क्या किया था, हेल्प किया था, और प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध करने के लिए वो तैयार हो चुके थे। और मुझे ये पता कि इस तरह से 1000 ऑफ वॉलंटियर्स ने प्रशिया के खिलाफ आर्मी में वो क्या हुए थे, ज्वाइन हुए थे। वो क्यों ज्वाइन हुए थे, क्योंकि उनको मालूम था कि हमारी जो थर्ड स्टेट यानी कि जो नेशनल असेंबली है
खिलाफ है और इसीलिए ये इस तरह से नेगोशिएट कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट हमें इन फ्रंट यानी कि खड़ा रहना है।